Hello students, today we are going to have a knowledge of hydroelectric energy for class 10 students from chapter 14 that is sources of energy. Okay. पिछले वीडियो में हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट किस तरह से काम करता है और उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। आज बात करेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी की। ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है। ये आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख रहे हैं इसको। यहाँ सबसे पहले एक वाटर रिजर्वोयर, कोई बड़ी नदी, उसको हम पानी को एक तरफ रोक के वहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पहले ये मैंने लिखा हुआ, उसके बाद वाटर रिजर्वोयर के वाटर को कलेक्ट करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए एक बड़ा सा डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उस डैम में बीच में स्लूइस गेट्स या स्लाइडिंग गेट्स बनाए जाते हैं जिससे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पानी को ऑब्टेन कर सकें, पानी को वहाँ से फ्लो करा सकें। ओके, तो वाटर रिजर्वोयर में एक तरफ हमने क्या किया, पानी को एक तरफ कलेक्ट कर लिया, बीच में डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब डैम के दूसरी तरफ जहाँ स्लूइस गेट्स होते हैं और स्लूइस गेट्स को ऊंचाई पे बनाया जाता है ताकि वाटर को वहाँ ऊंचाई से नीचे ज़मीन पर फ्लो करा सकें। ठीक, एक स्लोप दी जाती है, ढलान जैसा रास्ता बनाया जाता है उसके लिए। तो इस स्लूइस गेट्स के जरिए वाटर जहाँ ज़मीन पर गिरेगा, जहाँ पर उसके टकराने की जगह होती है, वहाँ नीचे टरबाइन लगाया जाता है। यानी हम स्लूइस गेट्स के जरिए ये कोशिश करते हैं कि वहाँ से वाटर को फ्लो करा के सीधे टरबाइन पे गिरे ताकि उससे टरबाइन रोटेट हो। और टरबाइन के साथ में इलेक्ट्रिक जनरेटर का शाफ्ट कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हम स्लूइस गेट्स हटाते हैं डैम में से, वहाँ से वाटर का फ्लो होता है तेज स्पीड के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, और उस तेज स्पीड के फ्लो के साथ जो पानी नीचे जमीन पर टकराता है वहाँ टरबाइन लगा हुआ है, उसके टकराने से टरबाइन रोटेट करेगा और टरबाइन को रोटेट करते ही इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये वैसे तो बहुत आसान है लेकिन इसमें एक्चुअली एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा होता है। चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। पहले एडवांटेजेस में एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स है, यानी ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको नहीं कह सकते, नॉन कन्वेंशनल है ये, और रिन्यूएबल सोर्स है, इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक, तो इसलिए इसकी कभी भी ये खत्म नहीं होगा, इसकी पूर्ति कभी ना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। तो इट इज ऑलवेज अवेलेबल वी कैन से। तो दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स, राइट। पहला एडवांटेज का ये हुआ। सेकेंड है कि क्योंकि डैम बना दिया जाता है तो डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एनुअल फ्लड्स होते हैं, जो बाढ़ आती है हर साल, वो नहीं आती उस इलाके में। तो इससे एक फ्लड भी रुक जाती है, फ्लड्स की बाढ़ आने की रुकावट हो जाती है इससे। और एक और एडवांटेज हो सकता है कि जो ये वाटर हमने एक्यूमुलेट किया है, उस वाटर को वहाँ के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो उस पानी को अपने इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अब आती है इसके बाद डिसएडवांटेज के बारे में। एक्चुअली हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? पहली चीज़, डिस्टर्बिंग हैबिटेट, क्योंकि जहाँ जिस एरिया में ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ उस बहुत बड़े एरिया के जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके हैबिटेशन में डिस्टर्बेंस होता है, यानी उनको वहाँ से होमलेस होना पड़ता है, वहाँ से उनको हटना पड़ता है, राइट। तो एक तो उनके हैबिटेट में, उनके रेजिडेंस में दिक्कत आती है, उनको वहाँ से होमलेस होकर वहाँ से हटना पड़ता है, और उस लार्ज एरिया के जो भी रहने वाले लोग होते हैं, रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो सब वहाँ से डिस्टर्ब होते हैं। कई सारे प्लांट्स इसमें सबमर्ज हो जाते हैं क्योंकि वाटर एक्यूमुलेट हो गया, तो जो वेजिटेशन वगैरह होती है वो भी कई जगह इकट्ठी ज़मीन के उस पानी के अंदर दब जाती है। नेक्स्ट, सेकंड डिसएडवांटेज है कि अब एक तरफ जैसे हमने पानी इकट्ठा किया हुआ है, तो डैम के थ्रू जो वाटर डाउनस्ट्रीम जो फ्लो करता है, तो डाउनस्ट्रीम वाले रीजन्स में जो पानी की मात्रा है, वहाँ पर जितने भी फिश वगैरह हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ वाटर का रेगुलर फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, वाटर वहाँ हमने स्टोर कर दिया, एक्यूमुलेट कर दिया एक जगह। तो वाटर के रेगुलर फ्लो ना होने की वजह से जो डाउनस्ट्रीम रीजन्स के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से उनकी जो सर्वाइवल है उसमें भी डिफिकल्टी आने लगती है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उस तरीके से फिशेस का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, रेगुलरली।
नेक्स्ट थर्ड डिसएडवांटेज आता है रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड। डाउनस्ट्रीम रीजन्स में क्या होता है, क्योंकि अब फ्लड नहीं आ रहा, फ्लड के साथ अक्सर एक फायदा क्या होता है कि जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो टॉप फर्टाइल लेयर वहाँ बह के दूसरी तरफ चली जाती है। तो डाउनस्ट्रीम रीजन्स में क्योंकि फ्लड नहीं हो रहा, बाढ़ नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है मिट्टी के ऊपर की, वो फर्टाइल सॉइल लेयर उन एरियाज में, उन डाउनस्ट्रीम रीजन्स में नहीं पहुंच पाती। तो इसकी वजह से हर साल उनकी जो फसल की पैदावार है, जो उनकी क्रॉप यील्ड है, वो भी दिन ब दिन बेकार, सीजन बाई सीजन पुअर होती चली जाती है। ओके, दे ऑल्सो सफर विद दिस पुअर क्रॉप यील्ड, राइट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है मीथेन प्रोडक्शन, यानी जो वेजिटेशन, जो एरियल प्लांट्स थे, जो एयर में एरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, वाटर के अंदर सबमर्ज होने की वजह से क्या होता है, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, और एनएरोबिक डिग्रेडेशन जब स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये हम जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी वजह से एयर में, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो गाइस, this is all for today, and tomorrow we will discuss a new source of energy, because these days we are discussing about non-conventional or alternative sources of energy. So till then, keep watching videos and keep doing your in-text questions up to all these topics. Keep yourself safe. Thank you. God bless you.